नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। आज की बड़ी खबर आपको बताने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। शो में आने से पहले अभी जो जानकारी आ रही है, मेटुला जो नॉर्दर्न में है यानी लेबनान की तरफ जो शहर है इजराइल का, वहां पर इस वक्त अलार्म बज रहे हैं। मतलब नॉर्दर्न सिटी में अलार्म बज रहे हैं, ये जानकारी आ रही है। चिंताजनक बात यह है 24 घंटे में 352 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में सिर्फ 4 अस्पताल हैं जो कि काम कर रहे हैं। हालात चिंताजनक हैं। इस बीच डेल्टा फोर्स अंदर घुसने वाली है। लेबनान के विदेश मंत्री की बड़ी धमकी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में जो होगा वो इलाके के हालात तय करेगा। लेबनानी विदेश मंत्री ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन चीजें कैसी होंगी नहीं पता। एक और बड़ी खबर, लेबनान इजराइल के बीच युद्ध की आशंका बढ़ी। कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा है। यूएस, यूके, जर्मनी, रूस, बेल्जियम ने चेतावनी जारी कर दी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली पीएम के हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के कई ठिकानों पर हमला कर दिया, यह जानकारी आ रही है। हिजबुल्लाह ने कहा गाइडेड मिसाइलों से अटैक किया गया। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल ने एक टाउन से 20,000 लोगों को निकाला है, यह जानकारी आ रही है। सबके बीच में दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों पर चर्चा है। बैठक में राज्यों में बची हुई सीटों पर उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, इसरो के मिशन गगनयान का पहला ट्रायल कल है। 3 सदस्यीय दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा और फिर क्रू मेंबर्स को सुरक्षित रूप से वापस लाया जाएगा। बड़ी खबर, अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस आलाकमान गंभीर। सूत्रों के हवाले से खबर, आलाकमान ने यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को संदेश दिया, समाजवादी पार्टी के केंद्रीय नेताओं पर गैर जरूरी टिप्पणी ना करें। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकार की मुश्किलें बढ़ी। 5 स्टार होटल घोटाले में आर्थिक अपराध शाखा ने समन जारी किया है। स्पोर्ट्स ग्राउंड की जमीन कब्जा कर होटल बनाने का आरोप उन पे लग रहा है, यह बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में पंजाब सरकार राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेगी सरकार। राज्यपाल ने सरकार के विशेष सत्र को गैर कानूनी करार दिया था। 9वीं बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल बाद कल पाकिस्तान लौटेंगे। पाकिस्तान लौटने से पहले दुबई में कुछ लोगों से मिले नवाज शरीफ। कोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। इन सभी खबरों के बीच में ब्रेकिंग न्यूज के साथ अब आपको जो खबर बताने वाले वो ये है, लेबनान सीधे आ चुका है इस युद्ध में। सीधे लेबनान की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कुछ और भी हुआ। इजराइल हमास जंग में अमेरिका भी उतरा है। रेड सी, लाल सागर से युद्धपोत एक्शन से अरब देश क्यों टेंशन में है, ये दिखाएंगे अब आपको। युद्ध के मासूमों के शवों पर हथियारों के सौदागरों की डील चल निकली। गाजा युद्ध में अमेरिका का ये अदृश्यम जरूर देखेंगे। फिर तीसरी खबर, ईरान ने पहले धमकी भरे बयान दिए, अब घातक हथियारों की नुमाइश की। क्या वो इजराइल से जंग लड़ेगा? चौथी खबर, हमास ने क्यों कहा कि अब हर बॉर्डर से इजराइल पर हमला करो। 75 घंटे बाद हमास क्या दोहराने वाला है 7 अक्टूबर वाला प्लान। और 5वीं खबर, सैटेलाइट तस्वीरों में इजराइल की तैनाती दिखी है। ब्लूप्रिंट से प्लान का खुलासा हुआ है। कई मीलों तक, करीब 6 किलोमीटर तक सिर्फ टैंक्स ही टैंक्स दिख रहे हैं। क्या गाजा में कुछ बड़ा होने वाला है? इजराइल हमास युद्ध का दायरा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ईरान के भी जंग में शामिल होने की आशंका है। लेबनान से किसी भी वक्त युद्ध की आग भड़क सकती है। ये सारी खबरें दिखाएंगे, लेकिन पहले 2 मिनट में 14वें दिन की वॉर रिपोर्ट। इजरायली फोर्स ने आज वेस्ट बैंक के नूर शम्स कैंप इलाके में फिर की बमबारी। फिलिस्तीनी मंत्रालय के मुताबिक 13 की मौत, 5 बच्चे शामिल। इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद गाजा में कई इमारतों को नुकसान, मलबे के ढेर में तब्दील हुई रिहायशी इमारतें। फिलिस्तीन के नुसीरात रिफ्यूजी कैंप के पास इजरायल की एयर स्ट्राइक, रिहायशी टावर्स के सामने हुई बमबारी। लेबनान की ओर से इजरायल बॉर्डर पर माउंट डोव की तरफ मोर्टार से हमला, मिलिट्री पोजीशन को बनाया गया निशाना। हिजबुल्लाह का दावा, आईडीएफ की कई पोस्ट पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। आईडीएफ ने भी बमबारी कर अटैक का जवाब दिया।
beside Hamas. इजरायली सेना ने हमास के हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा। हथियारों में आरपीजी, हैंड ग्रेनेड, आईईडी, AK-47 और मैग्नेटिक एंटी टैंक माइंस शामिल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली TV9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद हुआ हमास के हथियारों का जखीरा। IDF स्पेशल फोर्सेस के मेजर ने कहा कुछ हथियार ईरान और नॉर्थ कोरिया के हैं। रॉकेट बता रहे हैं कि गाजा बॉर्डर पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। सीमा के पास टैंक और आर्मर्ड व्हीकल की बड़ी तैनाती दिखी। टास एजेंसी ने इजरायल में रूसी राजदूत के हवाले से कहा मॉस्को बंधकों को रिहा कराने के लिए हमास के साथ बातचीत कर रहा है। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा। रूसी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को इजरायल, लेबनान, जॉर्डन और फिलिस्तीन की यात्रा न करने की सलाह दी है। शुक्रवार के दिन कई देशों में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन। यमन में हजारों की तादाद में लोग इजरायल हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन हो रहे हैं हर तरफ। किसके विरुद्ध में? इजरायल के विरुद्ध में। समर्थन किसका है? फिलिस्तीन का समर्थन हो रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात क्या है? विशेषज्ञों की राय है, जो मिडिल ईस्ट को समझते हैं, जानते हैं, उनका बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि जिस दिन इजरायल ने फैसला किया कि वो फिलिस्तीन के लिए इलाका कुछ खाली कर देगा, उस दिन कई अरब देश आकर हमला कर देंगे और फिलिस्तीन कभी नहीं बनेगा। ये विशेषज्ञ कहते हैं। फिक्र आपकी में आज सबसे पहले बताएंगे इजरायल हमास युद्ध में अमेरिका की एंट्री कैसे हो चुकी है। खबर बहुत बड़ी है, लेकिन इससे पहले इजरायल का एक्शन बताते हैं। ऐसा लगता है कि इजरायल ने आज से हर फ्रंट पर फुल स्केल वॉर शुरू कर दिया है। हर तरफ, एक तरफ इजरायल ने 10 घंटे में ही हमास के 100 ठिकानों पर बमबारी की है। रशियन फेडरेशन से इजरायल के राजदूत ने कहा कि इजरायल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू कर सकता है। तो दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर पर उसने किरियात शमोना टाउन को खाली करा लिया है। यहां 20,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। यानी इजरायल यहां भी हमला किसी भी वक्त कर सकता है। ये रिपोर्ट देखा। इजराइल हमास के संपूर्ण सफाई अभियान में जुट गया है। उसने सिर्फ 10 घंटे में गाजा में हमास के ठिकानों से जुड़ी 100 इमारतों पर बम गिराकर उन्हें जमींदोज कर दिया। अहम यह है कि इस बार इजराइल के निशाने पर बंकर भी आए। कहा जाता है कि हमास ऐसे 2500 बंकर का इस्तेमाल साजिश रचने, छिपने और बचने के लिए करता है। इजराइल ने अब इन्हें भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इजराइल बाइडेन का साथ मिलने और उनके तेल अवीव से लौटने के बाद से फुल एक्शन में है। वो खुलकर हमास को निशाना बना रहा है। घातक एयर स्ट्राइक करके गाजा के दीर अल बलाह इलाके में स्थित हमास के एक दफ्तर को उड़ा दिया। इसके अलावा इजरायली हमले में दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी सेंट पोरफिरियस चर्च भी तबाह हो गई। IDF हमले में हमास नेवी का अमजद ओदेह भी मारा गया। उसे 7 अक्टूबर के नरसंहार का एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके अलावा नेवल कमांडर मब्दू अल शलाबी और हमास के खूंखार लड़ाके खालिद सबाह को भी मार गिराया। अब ये तस्वीर भी देखिए। इजराइल के ताजा हमले में ग्रेट ओमारी मस्जिद भी निशाने पर आई। हवाई हमले में इसके निशान भी मिटा दिए। इजराइल के हवाई हमले बढ़ चुके हैं और ऐसा क्यों है, ये 3 तस्वीरें देखिए। पीएम नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पर IDF की गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन के सैनिकों से मिलने पहुंचे, हौसला बढ़ाया। उससे पहले रक्षा मंत्री ने भी सैनिकों से मिलकर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा था। और आज गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के प्लान को फाइनल अंजाम तक पहुंचाने के लिए IDF की दक्षिणी कमान के हेड भी बॉर्डर पहुंचे थे। रशियन फेडरेशन से इजराइल के राजदूत साफ कर चुके हैं कि जमीनी हमले की तैयारी पूरी है और ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि ये ताबड़तोड़ हवाई हमला उन सैनिकों और टैंक फोर्स का रास्ता क्लियर करने के लिए है। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी हुई। ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स भी शामिल। हमारे सहयोगी मनीष झा ने बहुत बड़ी खबर दी है। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में मौजूद है डेल्टा फोर्स। इनके चेहरे कभी नहीं दिखाते,
क्योंकि एकदम सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं। तेल अवीव में बाइडेन ने डेल्टा फोर्स के कमांडो से मुलाकात की थी। बंधकों की रिहाई को लेकर व्हाइट हाउस की बड़ी गलती सामने आई है। बंधकों को छुड़ाने आए डेल्टा फोर्स के कमांडो की फोटो सार्वजनिक की, जो कि कभी नहीं होती है। वही फोटो दिखाइए जरा। डेल्टा फोर्स के कमांडो के चेहरे कभी नहीं दिखाए जाते, इसीलिए हमने इनके चेहरे कवर कर दिए। लेकिन व्हाइट हाउस से यह पहली बार सबसे बड़ी गलती हुई है। डेल्टा फोर्स के कभी चेहरे नहीं दिखाए जाते। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई में नया मोड़। इजराइल के लिए रिहाई के लिए रूस से मदद मांगी गई। मनीष झा हमारे सहयोगी की खबर है। बंधकों की रिहाई के लिए रूस हमास से कर रहा है बातचीत। हमास के कब्जे में इस वक्त करीब 203 बंधक हैं। तो एक तरफ बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रयास चल रहे हैं और दूसरी ओर इजराइल के रक्षा मंत्री ने इसी बीच कहा है कि गाजा में घुसकर हमास का सफाया कर देंगे। इसके लिए बड़ी तैनाती की गई है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। TV9 के पास गाजा पर जल थल नभ से अटैक का ब्लूप्रिंट भी है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका की नेवी इजराइल के दुश्मनों के हथियारों से जवाब दे रही है। इजराइल पर इस बार हमला यमन के हूती विद्रोहियों ने किया था, लेकिन लाल सागर यानी रेड सी में तैनात अमेरिकन नेवी के जंगी बेड़े ने, उनका डिस्ट्रॉयर था वहां पर, उसने हमले को नाकाम कर दिया। ये लाल सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत कार्नी का एक्शन है। तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन कुछ इसी विध्वंसक अंदाज में इस अमेरिकी वॉरशिप ने इजराइल पर किए गए यमन के हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम कर दिया। इजराइल पर हूती विद्रोहियों के हमले का अंदेशा अमेरिका को पहले से ही था। इसी वजह से 18 अक्टूबर को यूएसएस कार्नी को लाल सागर भेजा गया था। यूएसएस कार्नी की पोजीशन इन दिनों इजिप्ट सऊदी अरब के बीच है। हूती विद्रोहियों के पास 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। यमन बॉर्डर से दक्षिणी इजराइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 3 मिसाइल और कई ड्रोन अटैक किए, जिसे अमेरिकी युद्धपोत कार्नी ने तेल अवीव पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। पेंटागन ने इसके बाद बयान जारी किया और कहा कि ऐसे हमले अभी और भी जारी रह सकते हैं। The guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. This action was a demonstration of the integrated air and missile defense architecture that we have built in the Middle East and that we are prepared to utilize whenever necessary to protect our partners and our interests in this important region. इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसके लिए हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ एक और फ्रंट हूती विद्रोहियों ने भी खोल दिया है और उन्हें भी ईरान का समर्थन हासिल है। इस हमले के अलावा हूती विद्रोहियों ने यमन से आज इजराइल को एक धमकी भरा संदेश भी भेजा। ये तस्वीरें जारी करके हूती विद्रोहियों के पोलित ब्यूरो के सदस्य वहाब अल महबाशी ने बयान दिया है कि उनके हाथ ट्रिगर पर हैं और वो आगे बढ़ने के लिए हुक्म मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इससे एक बात यह भी साफ है कि ईरान खुद जंग में न उतरकर हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों का ट्रायंगल बना रहा है और इजराइल को घेर रहा है। उस पर 3 तरफ से हमले करा रहा है और ये हमले सिर्फ इजराइल पर ही नहीं हो रहे, बल्कि अरब मुल्क में अमेरिकी बेस पर भी निशान है। बगदाद में आज फिर से अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। यहां अमेरिका के एक बेस को आत्मघाती ड्रोन से दलाने की कोशिश है। Mr. Prime Minister, thank you very much. बाइडेन ने जब से तेल अवीव पहुंचकर हमास के खिलाफ आईडीएफ की सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया है, तब से अरब देशों में अमेरिका के कई बेस अलग अलग संगठनों के निशाने पर हैं। 19 अक्टूबर को इराक के एक अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला हुआ। बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक विक्ट्री बेस कैंप पर अटैक किया गया। अमेरिका का सीरैम एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हुआ। उसने 2 रॉकेट मार गिराए। इससे पहले की बात करें तो इराक में अल असद एयरबेस भी निशाने पर आया था,
जिस पर हमले की जिम्मेदारी हमास ने ली। इराक के अलावा सीरिया में भी यूएस के 2 सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागे गए। सीरिया के डेर एज जोर में कोनिको एयरबेस पर अटैक किया गया। गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। धमाके के बाद बड़े इलाके में आग फैल गई। इन हमलों की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक ने ली। बीते 48 घंटे की बात करें तो इराक और सीरिया में अब तक 7 बार अमेरिका के अलग अलग बेस को टारगेट किया जा चुका है। इसके वीडियो भी ईरान समर्थित गुट जारी कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती है और पेंटागन ने कहा है कि सही समय आने पर इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। ईरान किसके कहने पर यह कर रहा है हम सब जानते हैं। शायद उसके पीछे रशिया है और ईरान की वो पुरानी नाराजगी जो हमने कल आपको दिखाया था अमेरिका से, कैसे उसके एक महत्वपूर्ण इंसान को अमेरिका के ड्रोन से मार दिया गया। लेकिन इस सब के बीच में एक और बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो ये कनेक्शन ये है कि अब जो आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं उसमें ईरान खुद फ्रंट फुट पर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो मिडिल ईस्ट में अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, खासकर तब जब उससे वो वर्चस्व कई साल पहले छिन चुका है। अब वो खबर जो इजराइल और हमास युद्ध में अमेरिका के अदृश्य खेल से पर्दा उठाने वाली है। क्या इजराइल हमास जंग के पीछे अमेरिका का वेपन मार्केट या मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं वो है? क्या अपने अपने हथियार बेचने के लिए दुनिया में एक और युद्ध की ज्वाला भड़काई जा रही है? क्या सिर्फ हथियारों की डील के लिए गाजा में अब तक 4000 से ज्यादा बेगुनाहों का खून बह चुका है? 18 अक्टूबर को युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का दौरा किया। बाइडेन ने अपने दौरे पर इजराइल की हर संभव मदद का ऐलान कर दिया। अगले दिन 19 अक्टूबर को अमेरिका का कार्गो विमान सैन्य मदद लेकर तेल अवीव पहुंचा। प्लेन में बख्तरबंद वाहन समेत कई तरह के सैन्य मदद थी। आज एक और कार्गो विमान सैन्य मदद लेकर इजराइल पहुंचा। इसके अलावा बाइडेन ने इजराइल के साथ यूक्रेन की मदद के लिए करीब $100 अरब का बड़ा प्लान बनाया। यहीं से दुनिया में हथियारों के खेल की नई प्रतिस्पर्धा का आगाज हो गया। यह रिपोर्ट में इजराइल ठान चुका है हमास को पूरी तरह खत्म करना है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए इजरायली सेना लगातार गाजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें तबाह कर रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स को हमास के खिलाफ जंग जीतने के लिए और हथियारों की जरूरत है। यहीं से जंग के मैदान में अमेरिका का अदृश्य खेल शुरू होता है। बाइडेन इजरायल का दौरा करते हैं, तेल अवीव को हर तरह से ताकतवर बनाने का वादा करते हैं। अगले ही दिन अमेरिका का C-17 विमान सैन्य मदद लेकर लैंड करता है। विमान में बख्तरबंद वाहनों समेत कई प्रकार की युद्ध सामग्री होती है। आईडीएफ का बयान सामने आता है जिसमें उसने कहा है कि 1000 टन अमेरिकी हथियार देश पहुंच चुके हैं। अमेरिका यहीं रुकने वाला नहीं है। बाइडेन यूएस कांग्रेस से इजरायल और यूक्रेन की मदद के लिए $100 अरब के पैकेज की योजना बना रहे हैं। I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine. It's a smart investment that's going to pay dividends for American security for generations. $100 अरब की मदद में $60 अरब यूक्रेन के लिए होंगे, $14 अरब इजरायल को दिए जाएंगे, बाकी दूसरी रक्षा जरूरतों पर खर्च किए जाएंगे। इस सब के बीच एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पेंटागन ने कई महीने पहले अमेरिकी आपातकालीन स्टॉक से यूक्रेन के लिए तय किए गए हजारों 155 मिलीमीटर तोपखाने के गोले इजरायल को भेजने की योजना बनाई है। यानी यूक्रेन के बाद अमेरिका इजरायल के हथियारों से मदद करेगा। इसके लिए नए हथियारों का निर्माण तेज होगा। दुनिया में तनाव और खतरे का माहौल बनेगा। अलग अलग देश हथियार खरीदने के लिए डील करेंगे। मतलब ये कि हथियार बनाने वाली कंपनियां और देश युद्ध के बारूद से मुनाफा कमाएंगे। सिर्फ इजराइल युद्ध को देखें तो यहां हथियारों का खेल थल से लेकर जल तक चल रहा है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल के आसपास अपने 8 युद्धपोत तैनात किए हैं। ये भूमध्य सागर, लाल सागर और दूसरे इलाकों में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एक ब्रिटिश युद्धपोत की भी तैनाती है।
यमन के हमले के बाद इन युद्धपोतों की भूमिका जंग में बढ़ गई। हथियारों के इस खेल में अमेरिका अकेला नहीं है, बल्कि इस खेल में कई और खिलाड़ी शामिल हैं। अमेरिका इजराइल की मदद में उतरा है, तो चीन ने कह दिया है कि वो रूस के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों की मदद के लिए तैयार है। इजराइल हमास युद्ध महाशक्तियों के टकराव का मैदान बन गया है। इस मैदान में कई देशों के हथियार आपस में टकरा सकते हैं। इजराइल अमेरिकी हथियारों से हमास पर हमले करेगा तो हमास को रूस चीन के हथियार पलटवार के लिए मिल सकते हैं। बाइडेन भी ये बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने जब 19 अक्टूबर को अपने संबोधन में इजराइल की मदद का ऐलान किया तो लगे हाथ हमास और पुतिन को एक जैसा बता दिया। Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. पुतिन की हमास से तुलना करने पर क्रेमलिन ने कड़ा रुख अपनाया है। क्रेमलिन ने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल अस्वीकार्य है। इसके बीच चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों की मदद को तैयार है। तो क्या ये मदद हथियारों के तौर पर होगी? इस आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले उत्तर कोरिया पर भी आरोप लग रहे हैं कि हमास के लड़ाके उसके हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। युद्ध में जितने ज्यादा देश उतरेंगे, जंग उतनी भड़केगी। अंजाम साफ है, जितने देश उतने हथियार और उतना बाजार। इजराइल युद्ध में तो हथियारों का खेल अभी शुरू हुआ है। यूक्रेन युद्ध तो इस खेल का गवाह बन चुका है। 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से सितंबर 2023 तक अमेरिका यूक्रेन को $44 बिलियन की सैन्य मदद दे चुका है। यह मदद अलग अलग हथियारों के तौर पर की गई है। इस बार भी जब बाइडेन ने इजराइल की मदद के लिए यूएस कांग्रेस से तत्काल बजट का अनुरोध किया, उस बजट का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के लिए रखा गया। अब हथियारों के इस खेल की टाइमलाइन देखिए। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई। शुरुआत के साथ ही ध्यान से देखिएगा फैक्ट, शुरुआत के साथ ही अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनियों ने के शेयर जो हैं वो रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ने लगे। हमारी रिसर्च के मुताबिक बोइंग को छोड़कर अमेरिका की 4 हथियार निर्माता कंपनियों के शेयर प्राइस तेजी से बढ़े। नॉर्थरॉप ग्रम्मन के शेयरों में 37%, जनरल डायनामिक्स के शेयरों में 26%, लॉकहीड मार्टिन के शेयरों में 24% और रेथॉन टेक्नोलॉजीज के शेयर में करीब 17% का इजाफा हुआ। इन कंपनियों के मार्केट वैल्यू में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इस सब के बीच एक और आंकड़ा जो आपको हैरान कर देगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दुनिया भर में सैन्य खर्च हथियारों, कर्मियों और अन्य लागतों पर लगाकर करीब 183 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो शीत युद्ध खत्म होने के बाद सबसे ऊपर है। पिछले साल दुनिया में बिके हथियारों में 45% हिस्सा अमेरिका का था। यह किसी और देश की तुलना में 5 गुना ज्यादा था। अगले साल हथियारों की खरीद में 23% का और इजाफा होने का अनुमान। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा ये फैक्ट। हथियार लोग अमेरिका से खरीद रहे हैं और ब्लैक मार्केट में तेल रूस से। युद्ध कौन लड़ रहा है? रूस और यूक्रेन का सामने रखकर अमेरिका। फायदा किसका हो रहा है? रूस और अमेरिका का। 2022 में युद्ध के बाद ऐसे हालात बने कि यूक्रेन दुनिया में हथियार आयात करने वाला 3रे नंबर का देश बन गया। सोचिए जरा, सोचिए। उधर अमेरिका की हालत आज यह है कि उसके पास अब दूसरे देशों को सप्लाई करने के लिए हथियार नहीं बचे। अमेरिका से हथियारों की सप्लाई में देरी हो रही है। एशिया से अमेरिकी सहयोगियों से अरबों डॉलर के ऑर्डर पेंडिंग हैं। कई यूरोपीय देश रूस और चीन से पैदा हो रहे खतरे के मद्देनजर अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं। हथियारों की मांग इतनी ज्यादा है कि अमेरिकी वेपन इंडस्ट्री इसे पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है और पेंटागन की बकायदा इसको लेकर कई बार अपनी डिफेंस कंपनी से मीटिंग हो चुकी है। ताइवान के कई सारे ऑर्डर्स पेंडिंग हैं। क्या होगा? बहरहाल बैलेंस शीट मजबूत हो रही है इन हथियारों की कंपनियों की, क्योंकि ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं। हथियारों की होड़ मिडिल ईस्ट में भी। मुस्लिम देशों का लीडर बनने की कोशिश में लगा ईरान लगातार हथियार का जखीरा बढ़ा रहा है। उसको चुनौती एक मुल्क दे रहा है, वो है टर्की। ईरान से जिस तरह के बयान और तस्वीरें आ रही हैं, वो विध्वंस का खतरनाक संकेत दे रही है।
ईरान से 3 ऐसे वीडियो आए हैं जो बता रहे हैं कि ईरान बड़े युद्ध की तैयारी में लगा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान अपने गुप्त मिलिट्री ठिकानों में बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन इकट्ठा कर रहा है। सुन के आपको हैरानी होगी, रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए रशिया ने कई अमेरिकन वेपन्स को ईरान भेजा है। वो अमेरिकन वेपन्स जो यूक्रेन युद्ध में रशिया ने पकड़े हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, हम वेरीफाई नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान की सड़कों पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर के दस्ते किसी ठिकाने की तरफ जाते दिखाई दिए। एक रिपोर्ट देखिए। इजराइल हमास युद्ध के 14वें दिन ईरान की तरफ से एक और खतरनाक धमकी आई। ईरान आर्म्ड फोर्स के चीफ ने युद्ध के और भड़कने का संकेत दे दिया। ईरान आर्म्ड फोर्स के चीफ मोहम्मद बघेरी ने कहा, अगर गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली फोर्स के हमले नहीं रुके तो इसमें कई और पक्ष शामिल हो जाएंगे। ये धमकी तब दी गई जब ईरान की खतरनाक जंगी तैयारियों के सबूत तस्वीरों की शक्ल में सामने आए। ऐसे कई वीडियो आए हैं जिनसे पता चल रहा है कि ईरान बड़ी जंगी तैयारी कर रहा है। ये ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर दस्ते की तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि मिसाइलों को किसी खास लोकेशन पर तैनाती के लिए भेजा जा रहा है, यानी ईरान बड़े हमले की तैयारी में लगा है। ईरान से ऐसी तस्वीरें उस वक्त आई हैं जब अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 8 जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं, यानी ईरान अमेरिका से सीधी टक्कर की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे, क्योंकि फिर युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में भड़क जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों की राय यह है कि ईरान सबसे पहले डायरेक्टली इस युद्ध में नहीं आएगा। वो और मोहरों को आगे करता जाएगा और उसके बाद खुद आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर हिजाब को लेकर बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस हैं। ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्यास हैं। उससे वो एकाएक निपटने में असमर्थ है। अगर युद्ध हो जाएगा तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर वो नहीं झेल पाएगा। इसीलिए वो औरों को मोहरा बना रहा है और पोस्चरिंग कर रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रही है। ईरान की सड़कों पर लॉन्ग रेंज मिसाइलों की आवाजाही की तस्वीरें और ईरान के टॉप लीडर्स के भड़काऊ बयानों का क्या कोई कनेक्शन है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये संयोग है कि ऐसी तस्वीरें तब आई हैं जब एक हफ्ते के दौरान ईरान की तरफ से युद्ध को भड़काने वाले दर्जनों बयान दिए गए? उनके फॉरेन मिनिस्टर अरब देशों का दौरा कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी के सलाहकार रहीम सफवी ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ईरान गौरवपूर्ण ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का समर्थन करता है। 13 अक्टूबर को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने लेबनान में हिजबुल्लाह लीडर से मुलाकात की। अगले ही दिन ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह जो कदम उठाएगा उससे इजराइल में विनाशकारी भूकंप आएगा। 16 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को फिर चेतावनी दी। कहा कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो युद्ध के कई मोर्चे खुल जाएंगे। इसके एक दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमेनी ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर गाजा पर बमबारी होती रही तो मुस्लिम प्रतिरोध को कोई नहीं रोक सकता। और गौर करने वाली बात क्या है? गौर करने वाली बात यह है, इस ड्रोन को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमास ने वो ब्रूटल अटैक किया इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक, यानी 13 दिन के अंदर ईरान ने एक भी बार उस हमले के ऊपर हमास को लेकर या उस हमले की विभीषिका को लेकर एक बयान नहीं दिया है। हमास के पास हथियार ईरान से आते हैं, यह भी एक फैक्ट है। और हिजबुल्लाह वो तो ईरान का ही एक दायां या बायां हाथ होगा, यह भी फैक्ट है। ईरान दो तरफा तैयारी कर रहा है। एक तरफ वो मुस्लिम देशों के नेताओं से बातचीत करके उन्हें एकजुट कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो अपने अंडरग्राउंड गोदामों में विध्वंसक मिसाइलें और खतरनाक ड्रोन जमा कर रहा है। ईरानी मीडिया लगातार मिसाइल और ड्रोन्स के अंडरग्राउंड भंडार के वीडियो शेयर कर रही है। सवाल यह है कि जब 2 हफ्ते से गाजा में भयानक युद्ध छिड़ा है, ईरान के शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या है? दूसरा सवाल, क्या ईरान अपने हथियार दिखाकर दुनिया को कोई मैसेज दे रहा है? तीसरा सवाल, क्या हथियारों के प्रदर्शन को ईरान की धमकियों से जोड़ा जा सकता है? क्या ईरान बड़े पलटवार की तैयारी में लगा? ये बड़े सवाल।
क्योंकि अगर इस युद्ध में ईरान के हथियारों की एंट्री हुई तो नतीजा भयानक होगा, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन्स की तकनीक के मामले में ईरान बहुत आगे है। ये ईरान की मिसाइल पावर है। गाजा पर इजरायल की बमबारी के बीच ईरान से आई ये तस्वीरें युद्ध के और विध्वंसक होने का संकेत दे रही हैं। ईरान अपने अंडरग्राउंड बेस में बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन्स जमा कर रहा है। मिडिल ईस्ट में संग्राम के बीच इसका मकसद क्या है, ये समझना मुश्किल नहीं है। ईरान के पास खतरनाक मिसाइलों की लंबी रेंज है। ईरानी मीडिया का दावा है कि उसके जखीरे में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। मिसाइल ही नहीं, ईरान अपने गुप्त मिलिट्री ठिकानों में घातक ड्रोन्स भी जमा कर रहा है। ईरान के पास शाहिद 136 और मुहाजिर 6 जैसे ड्रोन्स हैं, जिनके जरिए रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा चुका है। ये ईरान की खतरनाक जंगी तैयारी की तस्वीरें हैं। ईरान ने इन हथियारों को अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के ये अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस मिसाइल और न्यूक्लियर हमले से पूरी तरह सुरक्षित हैं। अब सवाल ये है कि क्या ईरान खुद युद्ध में उतरकर इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा, या फिर पर्दे के पीछे से लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह, यमन के हूती विद्रोहियों और हमास को इन हथियारों की सप्लाई की जाएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिनमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर के हमले में हमास को ईरान से हथियारों की मदद मिली थी। बड़ा खतरा यमन के हूती विद्रोही भी हैं, जिन्हें ईरान से हर तरह का समर्थन मिलता रहा है। इजरायल की बमबारी के बाद हूती विद्रोहियों ने फिलिस्तीन की रक्षा के लिए एकजुट होने का ऐलान किया है। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि हूती विद्रोहियों के पास बड़ी संख्या में खतरनाक मिसाइल और ड्रोन्स हैं। ईरान ऑब्जर्वर के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों के पास 2000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। सवाल यह है कि क्या ये मिसाइलें ईरान ने मुहैया कराई हैं? जो यमन की मिसाइल इंटरसेप्ट की लाल सागर में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर ने, वो बैलिस्टिक मिसाइल थी। यमन और इजराइल का एरियल डिस्टेंस करीब करीब 2400 किलोमीटर है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल इस युद्ध में होना शुरू हो चुका है। जंग के मैदान से अब हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जो हमास के साथ किम जोंग उन के रिश्तों का खुलासा करने वाला है। यह विस्फोटक खुलासा आप सिर्फ इस चैनल यानी TV9 भारतवर्ष पर देखने जा रहे हैं। इजराइल की सेना ने हमास को बड़ा झटका दिया है। हमास के हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है और हमास की इस फैक्ट्री तक पहुंचने वाला TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है। कल हमने आपको इसी शो में दिखाया था कि हमास ने जो हमला किया उसमें इस्तेमाल रॉकेट उत्तर कोरिया के थे, और आज हम आपको उन हथियारों के सुपर एक्सक्लूसिव सबूत दिखा रहे हैं। सुमित चौधरी हमारे रिपोर्टर और कैमरामैन निशांत हमास के इस हथियार गोदाम में पहुंचे। फिक्र आपकी के दर्शकों के लिए इजराइल से उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। हमास के इन हथियारों को देखकर इजराइल की सेना के भी होश उड़ गए। TV9 भारतवर्ष की टीम भी यहां पहुंची। हमास के हथियारों का ये वो जखीरा है जिसे इजराइल की फौज ने पकड़ा। इनमें 1000 ग्रेनेड, 1000 से ज्यादा RPG रॉकेट, अलग अलग आकार के 500 IED, 200 माइंस, 2000 हथियार जिनमें ज्यादातर AK-47 हैं। इनके अलावा 500 अलग अलग तरह के विस्फोटक हैं, मैग्नेटिक एंटी टैंक माइंस हैं। हम इस समय मौजूद हैं उस जगह पे जो आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है, और ये इजराइल का वो एरिया है जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि इसी एरिया में ना सिर्फ इजराइल ने अपने सैनिकों के आर्म्स एंड एम्युनिशन बल्कि वो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन रखे हैं जो हमास से पाए गए। अगर आप ये जखीरा देख रहे हो, ये सिर्फ बताया जा रहा है कि 1% है हमास के पकड़े हुए चीज़ों का। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि अगर आप इधर देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, तो ये है ईरान से मिले हुए वेपन्स, और ये कुछ
आप ग्रेनेड्स या फिर रॉकेट बता रहे हैं कि ये ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, जिनका इस्तेमाल हमास ने किया है। देखिए अगर ये मोटार्स हैं, और ख़ास बात ये कि ये सारे वेपन जो है वो ईरान की तरफ से। लेकिन अगर आप पीछे और जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि ग्रे में अगर निशान आपको दिखा रहे हो वो वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के। हमास ने इनमें से ज्यादातर हथियार गाजा पट्टी में मौजूद अपनी फैक्ट्री में बनाए, जबकि बाकी के हथियार बाहरी देशों से सप्लाई किए गए, जिनमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल है। ग्रे रंग का ग्रेनेड उत्तर कोरिया के होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान के भी हथियार हैं। इस बात की पुष्टि इजरायली सेना के मेजर ने TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में की। Most of the weapons that we see right now is homemade by Hamas inside the Gaza Strip. They have explosive factories. About 80% of the things that you see here is made by Hamas. The rest of the 20% weapons was brought by North Korea over there, the gray ones. Can you show us the North Korean weapons? Yeah, the gray RPG over there with the red strip is North Korea RPG F7. हथियार ही नहीं, हमास अपने साथ पूरा ऑपरेशन थिएटर लेकर चल रहा था, ताकि अगर कोई घायल हो जाए तो उसे इलाज की दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। हमारा चैनल जो है, सिर्फ हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष पर हमारे सहयोगी सुमित को बकायदा इजराइल के मेजर ने यह जानकारी दी है कि यह हथियार नॉर्थ कोरिया से है। यकीन मानिए यह कवरेज बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, और इस कवरेज में इजराइल की परमिशन और इजराइल के साथ और इजराइल की वजह से यह एक्सेस सिर्फ सुमित चौधरी और उनके साथ कैमरामैन निशांत को मिला। यह देखिए अब आप किस तरीके से यह हथियार, इन हथियारों के पीछे सिर्फ नॉर्थ कोरिया है, यह उनके मेजर का कहना है। भारी संख्या में हमास के हथियार जरूर पकड़े गए, लेकिन युद्ध के 14वें दिन हमास ने इजराइल के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है, उसके कई शहरों को दहला दिया। इसके लिए हमास ने 72 घंटे का खतरनाक प्लान बनाया है, जिसके बाद यह आशंका है कि वो बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इसका ट्रेलर उसने आज दक्षिण इजराइल के स्टेडरोट शहर में दिखाया। एक मिसाइल यरूशलेम में भी गिरी है। हमास ने रविवार को दुनिया के तमाम देशों में गाजा के लोगों के समर्थन में रैलियां निकालने की अपील जारी की। इसके अलावा इजरायली सेना को चुनौती देने वाला वीडियो जारी किया। क्या है हमास का यह खौफनाक प्लान, इस रिपोर्ट में देखें। हमास ने भीषण हमला कर इजराइल के शहरों को दहला दिया। स्टेरोट में रॉकेट दागे गए, जिसके बाद लोग इधर उधर भागते दिखे। जिस वक्त अटैक हुआ तब वहां कई पत्रकार भी थे। हालांकि गाजा के पास का ये शहर अब लगभग खाली है, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उत्तरी इजराइल पर हमास ने 30 रॉकेट गिराए। अल कसाम ब्रिगेड ने खान यूनिस में एंटी टैंक मिसाइल के जरिए इजराइल के टैंक को टारगेट किया। सेंट्रल इजराइल का एक बड़ा इलाका हमास के भीषण हमले से दहल उठा। बेयर शेवा में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। कई जगहों पर विस्फोट के बाद हवा में धुएं का गुबार उठता दिखा। इजराइल के तेल अवीव में भी रॉकेट अटैक हुआ, हालांकि वहां आयरन डोम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। यही नहीं, इस जंग की आग वेस्ट बैंक में भी भड़क गई। हेब्रोन में IDF की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। हमास के लड़ाके इजरायली सेना से भिड़ गए। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में भी धमाका हुआ। वहां कई जगहों पर IDF और हमास लड़ाके आमने सामने आ गए। हमास के तेवर से लग रहा है कि अगले कुछ घंटे इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। इजराइल के अंदर हिंसा भड़कने का खतरा है। यरूशलेम में भी काफी तनाव है। ऐसे में वेस्ट बैंक, रामल्ला और हेब्रोन समेत कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट वाले शहरों में आवाजाही रोक दी गई। सवाल खड़ा यह होता है कि अगर हमास की सप्लाई लाइंस पे चोट की जा रही है, तो हमास के पास इतने हथियारों का जखीरा क्या किसी प्लानिंग के तहत, किसी बड़े हमले की प्लानिंग के तहत पहले से तैयार था, या अभी भी कुछ टनल्स ऐसी हैं
जहां से हथियारों की सप्लाई हो रही है, जहां पर इजराइल नहीं पहुंच पाया। या फिर उससे भी बड़ा सवाल, हमास की आड़ में क्या ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं किसी और मुल्क के, जो इजराइल को टारगेट करने जा रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि तैयारी सिर्फ हमास की है, बल्कि इजराइल ने भी इस बार उसे नेस्तनाबूद करने की ठान ली है। इस बार पूरे गाजा को कैप्चर करने की योजना है। हमारे पास आईडीएफ के ऑपरेशन का एक्सक्लूसिव ब्लूप्रिंट है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। हम आपको यह बताने वाले हैं कि गाजा पर किन दिशाओं से हमला होगा, कैसे इजराइल के सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, कैसे हमास के बंकरों को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखें। गाजा के पास टैंकों का जमावड़ा है, भारी संख्या में जवान पहुंच चुके हैं। इजराइल की तैयारियों पर बड़ा खुलासा सैटेलाइट से ली गई इस इमेज से हुआ है। उत्तरी गाजा के पास भारी सैन्य तैयारी है, जवान पहुंच चुके हैं, टैंक तैनात हैं, BMPs तैनात हैं। इंतजार हरी झंडी मिलने का है, जिसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। इजराइल की इस तैयारी को आप इस नक्शे के जरिए समझिए। गाजा के ध्यान से देखिएगा आप, इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें, यह है गाजा बॉर्डर। अब जो फैक्ट्स है, अर्बन एरियाज येलो में आपको दिखाई दे रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स हैं जो आपको लाइट पर्पल लाइनिंग्स में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये देखिए आप, ये और जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो बॉर्डर क्रॉसिंग्स है। ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, ये देखिए। अब इजराइल जो है वो डिक्लेयर्ड बफर जोन हाई रिस्क एरियाज है, वो ये है बफर जोन्स। ये पूरा बॉर्डर, ये रफा का इलाका है, यहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग है इजिप्ट से मिलता हुआ। अब क्या हो रहा है यहां पर, जो अंदाजा है वो ये है कि इजराइल, यहां से इजराइल ने सबको खाली करने को बोला है और बताया जा रहा है यहां से लगभग इतना हिस्सा खाली हो चुका है, इतना हिस्सा खाली हो चुका है। अब आगे क्या होगा, इजराइल यहां से पुश करेगा और यहां से पुश करेगा। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि यहां पे जो टनल नेटवर्क है, उनको उम्मीद ऐसी है कि यहीं पर हॉस्टेजेस हैं, लेकिन वो हॉस्टेजेस शायद यहां पर भी मूव किए जा सकते हैं। लेकिन इजराइल इसमें सैटेलाइट इमेजेस की मदद ले रहा है। कौन से सैटेलाइट इमेजेस? जो उसको अमेरिका, जो उसको इजराइल की अपनी सैटेलाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप ये रिपोर्ट। हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल उसको उसी के अंदाज में जवाब देने वाला है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में जल, थल और नभ, 3 तरफ से खून बहाया। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि इजराइल का ऑपरेशन भी इन्हीं 3 रास्तों यानी जल, थल और नभ से होने वाला है। तो सवाल है कि इजराइल का प्लान क्या है? चलिए ये भी जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि गाजा पर नेतन्याहू की फौज 3 तरफ से हमला बोलेगी। पश्चिम में भूमध्य सागर में उसका नेवी बेड़ा उतर चुका है, यानी कि समंदर की तरफ से नौसेना की टीम होगी। इसके अलावा गाजा के नॉर्थ इलाके में रेस क्रॉसिंग और दक्षिण की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना घुसेगी, जिसके लिए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारी संख्या में जवान मोर्चा संभाल चुके हैं। आर्मी और नेवी के साथ साथ इस ऑपरेशन में वायु सेना को भी शामिल किया जाएगा, जो आसमान से स्ट्राइक कर हमास के ठिकानों को ध्वस्त करेगी। फाइनल ऑपरेशन की शुरुआत से पहले बाकायदा इजराइल की सेना को तबाह हुए शहरी इलाकों में लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। सैन्य अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से दौरा कराया गया है ताकि लोकेशन की पहचान में दिक्कत न हो। साइबर अटैक किया जाएगा ताकि हमास के सिस्टम को ध्वस्त किया जा सके और उनका किसी से संपर्क न हो पाए। सुरंगों पर हमले के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल की तरफ से इतने हाई लेवल की तैयारी की गई है ताकि हमास को इस बार मिट्टी में मिला दिया जाए। इजराइल गाजा पर हमले के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन अगली फिक्र और बड़ी है, क्योंकि इस जंग में दुनिया की एटमी महाशक्ति चीन और अमेरिका आमने सामने आ गई। इनके बीच टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है।
कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले उत्तर कोरिया से आई बड़ी खबर जान लीजिए। इजराइल जंग के बीच उत्तर कोरिया ने अमेरिका को एटमी हमले की धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर परमाणु युद्ध भड़काने का भी आरोप लगाया। प्योंगयांग की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपने बम वर्षकों को कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात कर रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि उत्तर कोरिया की एटमी हमले की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब खुद अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नेवाडा न्यूक्लियर साइट, ये अमेरिका का वो रेगिस्तानी इलाका है जहां सुपर पावर ने चंद घंटे पहले परमाणु परीक्षण किया। क्योंकि अमेरिका पर अब ना बंदिशें हैं और ना ही रूस के साथ समझौते की शर्तें हैं और ना ही कोई कायदा है। फॉक्स न्यूज का दावा है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रूस के प्रतिबंध हटाने के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने परमाणु धमाका कर दिया। अमेरिका ने नेवादा में धमाके के लिए परीक्षण स्थल पर हाई एक्सप्लोसिव का प्रयोग किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया है और परीक्षण के लिए केमिकल रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया। हालांकि इस परीक्षण का खुलासा सबसे पहले रूस ने किया, लेकिन बाद में अमेरिका ने भी बयान जारी कर माना कि परमाणु अप्रसार लक्ष्य को पाने के लिए नई तकनीक विकसित करने के लिए परीक्षण किया गया। कुछ देर बाद अमेरिकी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने भी ये सफाई दी कि इस परीक्षण से दूसरे देशों के भूमिगत परमाणु परीक्षणों का पता लगाने में सफलता मिलेगी। लेकिन एक्सपर्ट परीक्षण की टाइमिंग को खास बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन में जंग जारी है तो दूसरी तरफ गाजा में जंग की आग तेजी से भड़क रही है। इस बीच अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कर दुश्मनों को एटमी ताकत का एहसास करा दिया है। और आइए अब देखते हैं टॉप 9 बड़ी खबरें। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद। मध्य प्रदेश, राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर चल रहा है मंथन। देश को मिली पहली रैपिड रेल की सौगात। साहिबाबाद में पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। तेलंगाना दौरे के तीसरे दिन राहुल गांधी ने असुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का मददगार बताया। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी ने रैली को किया संबोधित। बोली, बीजेपी के नेता अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए उद्योगपति मित्रों के लिए भी काम कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका खारिज की। गिरफ्तारी और ईडी को दी गई रिमांड को भी चुनौती दी। बिहार में जेडीयू छोड़ने वाले लल्लन पासवान ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल कराने के लिए सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे सहित कई नेता मौजूद रहे। मुंबई में नौसेना को गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इंफाल मिला। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस है आईएनएस इंफाल। भारत में बना शक्तिशाली वॉरशिप। 58 करोड़ के ग्रेमिंग फ्रॉड मामले में नागपुर में छापा। क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। 70 लाख कैश, 2 किलो सोना बरामद। जम्मू कश्मीर की चिनाब घाटी में हादसा। किश्तवाड़ में 300 फीट नीचे खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत।